Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sabi, नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। तो आज की हमारी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन नीड्स। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन नीड्स। तो एलिमिनेशन नीड्स पढ़ने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अबडक्शन एंड एडक्शन। अबडक्शन और एडक्शन में क्या होता है? अबडक्शन का मतलब होता है दूर जाना, लेग को फैला लेना, उसे हम बोलते हैं अबडक्शन। और एडक्शन क्या होता है? लेग को अगर हम पास लाते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अबडक्शन। ये होता है अबडक्शन, ये होता है एडक्शन। थोड़ा कंफ्यूजन, बट अबडक्शन एडक्शन, दूर जाना एंड पास आना। ठीक है, तो बीपीएच क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, बिनाइन हाइपर बीपीएच का फुल फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के केस में ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज करते हैं। बिनाइन बीपीएच की कंडीशन में जो है, बीपीएच के केस में ग्लिसरॉल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ओके, नॉर्मल क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनएस। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब क्या होगा गाइस? तो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे पिस्टल कैथेटर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पिस्टल कैथेटर भी बोलते हैं। इन द यूरोलिथियासिस पेशेंट, किस में? इन द यूरोलिथियासिस पेशेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, यूरोलिथियासिस क्या होता है? यूरोलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन। ओके, नेफ्रोलिथियासिस का मतलब क्या होता है? नेफ्रो मीन्स होता है किडनी और लिथियासिस का मीन्स होता है स्टोन। नेफ्रोस्टमी ट्यूब का यूज़ हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोस्टमी ट्यूब, इसे हम पिस्टल कैथेटर भी कहते हैं। इसका यूज किस में होता है? यूरोलिथियासिस पेशेंट में और नेफ्रोलिथियासिस पेशेंट में। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन। नेफ्रोलिथियासिस में इसका यूज करते हैं। ओके, किडनी लोकेशन, हमारी किडनी किस लोकेशन में होती है? और हम नेफ्रोस्टमी ट्यूब कब यूज़ करते हैं? किडनी लोकेशन में। ठीक है, किडनी कौन से लोकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं? T12 एंड L4 में किडनी में डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं नेफ्रोस्टमी ट्यूब। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? यूरिन सैंपल कलेक्शन। तो यूरिन सैंपल कलेक्शन में क्या होगा? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रैंडम सैम्पलिंग। यूरिन सैंपल कलेक्शन में हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग। इसमें कलेक्ट एनी टाइम। इसमें रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं? रैंडम का मतलब होता है, रैंडम का क्या मतलब होता है भाई? रैंडम का मतलब होता है कि कलेक्ट एनी टाइम, कभी भी हम यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। ओके, मॉर्निंग सैम्पलिंग, जब हम यूरिन को अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सैम्पलिंग। ओके, फॉर एग्जांपल HCG प्रेगनेंसी, 2 कंडीशन में हम अर्ली मॉर्निंग सैम्पलिंग करते हैं यूरिन का। ठीक है, कब? HCG की कंडीशन में इसका कलेक्शन हम अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में 2 कंडीशन में हम करते हैं। जब किसी पेशेंट को
HCG की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सैम्पलिंग करते हैं। मिड स्ट्रीम सैम्पलिंग, दोपहर के समय में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं यूरिन का। इसे रियलेबल मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रियलेबल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, दोपहर के समय में। अर्ली मॉर्निंग एक होता है, कभी भी एक होता है अर्ली मॉर्निंग में और एक होता है दोपहर में। ठीक है, मिड स्ट्रीम सैम्पलिंग। ठीक है, फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड, कलेक्ट सैंपल आफ्टर दैट पास यूरिन। क्या करेंगे हम, फर्स्ट यूरिन डिस्कार्ड करेंगे, फिर उसके बाद कलेक्ट करेंगे यूरिन का। ठीक है, आफ्टर दैट पास यूरिन, उसके बाद जब यूरिन पास होगी उसको कलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट यूरिन हम पास कर देंगे, फिर उसके बाद जो यूरिन होगी उसको हम कलेक्ट करते हैं इसमें मिड स्ट्रीम यूरिन में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, कैथेटराइज्ड पेशेंट। जो कैथेटराइज्ड पेशेंट होता है, जिसमें कैथेटर लगा हुआ होता है, वो पेशेंट कैसा होता है, अनकॉन्शियस। कैसा होता नहीं है, मतलब जैसे कैथेटराइज्ड पेशेंट, आपकी हेड नहीं है इसमें, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हम कैथेटर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। स्पाइनल कार्ड इंजरी किस किस पेशेंट को लगाते हैं हम, अनकॉन्शियस पेशेंट को हम लगाते हैं, स्पाइनल कार्ड इंजरी को लगाते हैं। जैसे किसी पेशेंट को स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैथेटर लगाते हैं पेशेंट को। कोई पेशेंट सिक है तो भी उसको हम कैथेटर लगाते हैं। और शॉक की कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको हम कैथेटर लगाते हैं। इन सब पेशेंट में हम यूरिन का कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, यूरिन का कलेक्शन, अब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें यूरिन का कलेक्शन, वो अनकॉन्शियस है ही नहीं तो कैसे बताएगा कि हमें यूरिन पास होने वाली है। ठीक है, इन सारे पेशेंट में हम क्या करेंगे, नीडल एस्पिरेशन के द्वारा यूरिन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नीडल एस्पिरेशन के द्वारा हम यूरिन कलेक्ट करते हैं इन पेशेंटों में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैंपल लेने से पहले। किसी पेशेंट को यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक है, किसी पेशेंट का हमें यूरिन कलेक्ट करना है, तो यूरिन कलेक्ट करने से पहले, सैंपल लेने से पहले हम क्या क्या करेंगे, क्या किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लीन द कैथेटर, कैथेटर को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। फर्स्ट क्लीन द कैथेटर, कैथेटर को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। एस्पिरेशन सैंपल, फिर उसके बाद हम सैंपल लेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैथेटर को पहले क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम सैंपल लेंगे। 14 आवर यूरिन कलेक्शन, 24 घंटों में हम यूरिन का कलेक्शन कब कब करते हैं, कितने कितने टाइम पे करते हैं। पूरे 24 घंटे में हमें यूरिन कलेक्ट करना है, तो कितने कितने टाइम का ब्रेक होगा, फिर उसमें हम यूरिन कलेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। 6 to 6 मतलब 6 से 6 घंटे के बीच में हम यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर में हमें यूरिन कलेक्ट करना है, तो हम 6 से 6 घंटे के बीच में भी यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। 10 से 10 घंटे के बाद भी यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। 12 से 12 घंटे के बाद भी यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया BMA, विनाइल मेडिलिक एसिड, विनाइल मेडिलिक एसिड। ठीक है, इंक्रीज केटालिमिन लेवल, कैंसर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो इन कंडीशन में 24 घंटे के अंदर में हम यूरिन कलेक्ट करेंगे, तो हम कितने घंटों का अंतराल रखेंगे। 6 से 6 घंटे के बाद भी हम ले सकते हैं, 10 से 10 घंटे के बाद भी हम ले सकते हैं, और 12 से 12 घंटे के बाद भी हम यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में। फियोक्रोसिटोमा में BMA टेस्ट करवाते हैं। कौन सी कंडीशन में हम BMA टेस्ट करवाते हैं, फियोक्रोसिटोमा में। ठीक है, फियोक्रोसिटोमा क्या होता है, इट इज़ अ कैंसर इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, यह एक कैंसर होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में होता है। इट्स यूरिन डिस्कार्ड करना, ठीक है, यूरिन को डिस्कार्ड करने के लिए, इसके बाद की यूरिन कलेक्ट करना कंटेनर में
डालते जाना और 24 घंटे में, ठीक है। जब हम यूरिन का कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते रहते हैं 24 घंटे में जितनी भी यूरिन कलेक्ट होती है। 6 से 6 घंटे के बाद भी यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं। 10 से 10 घंटे का अंतराल में हम यूरिन कलेक्ट करेंगे। 12 से 12 घंटे में भी हम यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतने घंटों का अंतराल होता है ब्रेक। तो इट्स यूरिन डिस्कार्ड, ठीक है। यूरिन को डिस्कार्ड करना है, उसके बाद की यूरिन कलेक्ट करना है, कंटेनर में डालते जाना है। बट 24 घंटे में जो भी यूरिन कलेक्ट हुई है 2300 ml, उसमें से हमें 15 ml यूरिन सैंपल के लिए भेजेंगे। कितना यूरिन हमें 24 घंटे में इतनी यूरिन 2300 ml यूरिन कलेक्ट हुई है, बट इसमें से हमें सिर्फ 15 ml यूरिन सैंपल के लिए भेजना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक इसका एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच एंड कलर। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वॉल्यूम को चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे, पीएच का चेक करेंगे एंड कलर को चेक करते हैं, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को चेक करेंगे, प्रोटीन को चेक करेंगे, बाइल पिगमेंट को एंड बाइल साइट को हम चेक करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कल्चर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चेक करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, 1 to 2.5 लीटर पर डे। कितना वॉल्यूम होता है एक दिन में पर डे होना चाहिए, कितना 1 to 2.5 लीटर पर डे यूरिन का वॉल्यूम होना चाहिए। एक पेशेंट को इतना यूरिन पास होनी चाहिए, ठीक है। पॉलीयूरिया क्या होती है, जब 3000 ml पर डे से ज़्यादा यूरिन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। अगर किसी पेशेंट को 3000 से ज़्यादा ml पर डे यूरिन पास हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। फॉर एग्जांपल पॉलीयूरिया किन किन पेशेंट में हो सकती है, डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में एंड डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट में हो सकती है। ओवर हाइड्रेशन की पेशेंट में हो सकती है, ठीक है। पॉलीयूरिया की कंडीशन कब होती है कि डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में हो सकती है, डायबिटिक इंसिपिडस एंड ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होती है, ओलिगोयूरिया में हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी पेशेंट को 400 ml पर डे से कम यूरिन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया, ठीक है। ओलिगोयूरिया में क्या होता है, ओलिगोयूरिया 400 ml पर डे से अगर कम यूरिन किसी पेशेंट को पास होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, किसी पेशेंट को जैसे शॉक की कंडीशन में उसे यूरिन कम पास होती है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक अगर हो गया है तो उस कंडीशन में यूरिन कम पास होगी, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिन कम होगी। इन कंडीशन में ओलिगोयूरिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है अगर कोई भी एनी वन पर्सन हो 400 ml से कम यूरिन पास होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। शॉक की कंडीशन में यूरिन कम पास हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिन कम पास होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या होता है, एन्यूरिया यूरिन 100 ml पर डे से कम हो तो अगर किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को 100 ml से कम यूरिन एक दिन में पास हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एन्यूरिया। और ये कंडीशन कब होती है, एंड स्टेज रीनल फेलियर। अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया है, किसी पेशेंट को रीनल फेलियर की कंडीशन है
तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, एन्यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे,